Hello everyone, welcome to the Biomaster Loki. Students, I am Lokeshwar Verma and I have qualified CSIR NET GRA for the 2 times. तो दोस्तों आज मैं बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हूं, इसलिए एक्साइटेड हूं क्योंकि आज हमारे चैनल का सबसे पहला वीडियो जा रहा है और जो कि रहेगा इस वीडियो का टॉपिक क्या रहेगा। तो इस वीडियो का टॉपिक है, आपने अभी थंबनेल में देखा है। इस वीडियो का टॉपिक क्या है? तो वो है PYQ फॉर प्रयोगशाला सहायक एंड तकनीशियन। प्रयोगशाला तकनीशियन छत्तीसगढ़ में जो 25 अगस्त को प्रयोगशाला सहायक तथा प्रयोगशाला तकनीशियन का एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए ये वीडियो आपको PYQ प्रोवाइड कर रहा है ना। 2019 में प्रयोगशाला सहायक का जो एग्जाम हुआ था, उसके जो बायोलॉजी का क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, है ना। देखो, मैं सबसे पहले बता देता हूं कि हमारा जो चैनल है उसका नाम है बायोमास्टर लोकी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस चैनल का मेन मोटिव क्या रहेगा? बायोलॉजी सब्जेक्ट से डील करने वाले हैं, है ना। हम लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट से डील करने वाले हैं। इस चैनल का मेन मोटिव है बायोलॉजी सब्जेक्ट। अब आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर उसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये चैनल आपका बिल्कुल हेल्प करने वाला है, बिल्कुल अच्छे से सपोर्ट करने वाला है आपका, है ना। कोई भी एग्जाम हो, बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, आप इस चैनल से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो, अगर आप छत्तीसगढ़ से हो और या तो छत्तीसगढ़ से बाहर से हो, PGT बायोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो बायोलॉजी पोर्शन रहेगा उसमें हेल्प करेगा। दूसरा जो टारगेट है हमारा वो है TGT बायोलॉजी। आप छत्तीसगढ़ से हो चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, PGT बायोलॉजी और TGT बायोलॉजी इन दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपका डेफिनेटली हेल्प करने वाला है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है CG सेट। CG सेट में लाइफ साइंस, ठीक है। CG सेट में लाइफ साइंस में आपका हेल्प करने वाला है। अगला टारगेट है हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जूलॉजी की तैयारी करें, चाहे आप बॉटनी की तैयारी कर रहे हैं और चाहे बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी, उनमें भी आपको ये चैनल हेल्प करने वाला है ना। और अगर आप नीट के भी स्टूडेंट हैं, नीट के भी स्टूडेंट हैं तो भी आपको यहां से हेल्प ही मिलने वाला है। तो बायोलॉजी का इनमें से या इनसे भी हटकर साइंटिफिक ऑफिसर का भी एग्जाम होता है, उसकी भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उनमें भी हम यहां पर लिख लेते हैं, चलो, साइंटिफिक ऑफिसर या कोई भी PhD रिलेटेड एग्जाम होता है, उन सभी में आपका ये चैनल हेल्प करने वाला है। लेकिन मेन फोकस हमारा रहेगा PGT बायोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना। आपको ये सभी एग्जाम में आपका हेल्प करेगा, लेकिन मेन फोकस हमारा है PGT बायोलॉजी, TGT बायोलॉजी एंड CG सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, ठीक है। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो भी आपको हेल्प करेगा। साइंटिफिक ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी PhD एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, तो उसमें भी ये आपको हेल्प करने वाला है ना। तो इस तरीके से हमारे चैनल का ये तो रहा मोटिव। अब मैं बता देता हूं कि हमारे चैनल में आपको बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाया जाएगा। इस चैनल में आपको ना, देखो, हर यूट्यूब चैनल में क्या किया जाता है, भर भर के आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा, थ्योरी पढ़ाया जाएगा, सब जगह थ्योरी मिल जाएगा। थ्योरी तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है, थ्योरी तो हर जगह मिल जाएगा। लेकिन इस चैनल का मोटिव क्या है कि हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे प्रैक्टिस में, मोर फोकस ऑन प्रैक्टिस। ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस में फोकस करने वाले हैं, क्योंकि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या? प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, थ्योरी कितना भी पढ़ लो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको एग्जाम में दिक्कतें आएगी ही आएगी। इसीलिए प्रैक्टिस हमारे चैनल का मेन मोटिव रहेगा। आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं होगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि हर एग्जाम के हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें टारगेट क्या रहेगा हमारा, मेन टारगेट रहेगा हमारा, हम लोग हर एग्जाम के लिए PYQ सेक्शन लाने वाले हैं, है ना। PYQ सेशन, है ना। और क्या, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग लाने वाले हैं, ठीक है। और क्या लाएंगे? प्रैक्टिस क्वेश्चन,
प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए एमसीक्यू, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अच्छा, एक स्पेशल चीज जो मैं करने वाला हूं वो क्या है, तो वो क्या रहेगा, आपको थ्योरी हर जगह मिलेगा लेकिन उसमें बताया भी जाएगा कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट होता क्या है कि इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना हमको एक जगह नहीं मिलती। तो मैं क्या करने वाला हूं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लाइक आपको एक एग्जांपल देता हूं, है ना, जो अगला मेरा वीडियो का टॉपिक भी रहेगा कि विटामिन। हर एग्जाम में आपको विटामिन से क्वेश्चन मिल जाएंगे, हर एग्जाम में आपको विटामिन से क्वेश्चन मिल ही जाएगा। कैसे? अच्छा, विटामिन ए है तो इसका स्पेसिफिक नाम क्या है, और या तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से या विटामिन ए की कमी से कौन सा डिसीज होता है, ये सभी आपको सब जगह मिलेगा। लेकिन जितने भी विटामिन हैं, लाइक विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, है ना, विटामिन के, ये और बी के भी वेराइटीज ऑफ विटामिन बी है, लाइक B1, B2, है ना, B12 तक है। तो ये सभी विटामिन का आप खोजोगे तो बहुत जगह ढूंढना पड़ेगा, बुक में ढूंढना पड़ेगा, यूट्यूब में अलग अलग तरीके से, इंटरनेट में ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करने वाला हूं, सभी विटामिन का, ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, सभी विटामिन को एक जगह लाके एक ही टेबल में आपको पूरा समराइज करके दूंगा। तो हर एक वीडियो में आपको इसी तरीके से ट्रिक्स ट्रिक्स के साथ आपको पढ़ाया जाएगा कि आपको याद कैसे करना है ना। जो चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी वही चीजें आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा, फालतू की चीजें नहीं पढ़ाई जाएगी, है ना। जो चीजें आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वही चीजें आपको यहां पर पढ़ाई जाएगी। और क्या बताया जाएगा, यहां पर समराइज करके दिया जाएगा आपको चीजों को, कंपाइल करके, ताकि आप बार बार उसी चीज को रिवीजन करो, ना कि आप पूरा थ्योरी पढ़ने बैठो। क्योंकि आपके एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो प्रैक्टिस हो जाता है, दूसरा हो जाता है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन। तो यहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर रिवीजन कराया जाएगा। अच्छा, एक चीज इसमें और किया जाएगा, वो क्या है कि जितने भी एग्जाम्स आते जाएंगे बायोलॉजी से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन भी आपको बताया जाएगा, उसका सिलेबस डिस्कशन भी यहां पर किया जाएगा, और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको शॉर्ट तरीके से कवर किया जाएगा। कम टाइम पे आपको सही चीजें जो एग्जाम में पूछी जानी है वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस डिस्कशन भी यहां पर किया जाएगा, ठीक है, सिलेबस डिस्कशन, ठीक है, सिलेबस भी डिस्कशन किया जाएगा। और जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे एग्जाम्स के वो सभी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा, ताकि आपका कोई भी एग्जाम मिस ना हो, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से ये तो रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल का मोटिव, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप इन सभी का लाभ लेना चाहते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप कोई भी चीज मिस ना करो। बिल्कुल आपको यहां से फायदा ही मिलने वाला है इस चैनल से, ठीक है। कोई कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहां से बायोलॉजी का पूरा गाइडेंस किया जाएगा, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। मैं बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हूं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टारगेट क्या है, तो आज का टारगेट है अभी 25 अगस्त को क्या आने वाला है, 25 अगस्त को छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला सहायक तथा प्रयोगशाला तकनीशियन का एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। तो आज तो हो गया 22 अगस्त, है ना, 22 अगस्त है आज। तो आज मैं 2019 में जो प्रयोगशाला सहायक का एग्जाम हुआ था उसका पीवाईक्यू आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आज के वीडियो में पीवाईक्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि कुछ 15-16 क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखेंगे पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, देखेंगे इन 15-16 क्वेश्चंस का, और उसके बाद फिर कल मैं आपके लिए लेके आऊंगा 50 क्वेश्चंस का एमसीक्यू सेशन। मैं गारंटी दे सकता हूं इन सभी, ये जो 2-3 दिन में जो क्वेश्चंस आपको इस चैनल में कराया जाएगा, इसको कर लिए तो आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस कहीं नहीं गए हैं। आपके बायोलॉजी में 20 आउट ऑफ 20 कहीं नहीं गया है ना। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिल्कुल। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखते जाना, है ना। चलो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल टाइप ऑफ इकोसिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल टाइप ऑफ इकोसिस्टम। हिंदी में क्या है, निम्न। अच्छा एक बात और कि यहां पर अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं और या तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो का जो लैंग्वेज रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, है ना। दोनों लैंग्वेज में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो पीवाईक्यू एमसीक्यू सेशन हो और चाहे वो ट्रिक्स या प्रैक्टिस सेशन हो, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में। तो
आप हिंदी मीडियम से हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा। चलो, तो पहला क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन था क्वेश्चन पेपर में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल टाइप ऑफ इकोसिस्टम, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र कृत्रिम प्रकार का है। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, या प्राकृतिक कृत्रिम प्रकार का क्या होता है, तो ऐसा इकोसिस्टम या ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जो मानव निर्मित है, हमारे द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है, इंसानों के द्वारा बनाया गया है, तो इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल टाइप ऑफ इकोसिस्टम, है ना, कृत्रिम प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, देखते हैं। ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, राइस फील्ड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम। घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र है, या वन का पारिस्थितिक तंत्र है, या धान के खेत का पारिस्थितिक तंत्र है, और या झील का पारिस्थितिक तंत्र है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि इसका आंसर तो सबको पता होगा, है ना, कि अच्छा इंसानों के द्वारा धान उगाया जाता है, तो इसीलिए राइस फील्ड इकोसिस्टम क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है। आर्टिफिशियल टाइप का इकोसिस्टम है राइस फील्ड इकोसिस्टम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम तो नेचुरली बना हुआ होता है ना, इंसानों के द्वारा थोड़ी बनाया जाता है ग्रासलैंड। फॉरेस्ट भी नेचुरली बनता है, ठीक है, और लेक इकोसिस्टम है, जो झील का पारिस्थितिक तंत्र है, वो भी नेचुरली बनता है, इंसानों के द्वारा नहीं बनाया जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, काला आजार इज कॉज्ड बाय, काला आजार जो बीमारी है वो किसके कारण होता है। तो पहला ऑप्शन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, लिशमेनिया डोनोवानी, ट्रिपेनोजोमा गैम्बिसिन्स, है ना, गैम्बियंस, एंड लास्ट है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो देखो, सबसे पहले एक बात याद रखना, ये जो काला आजार बीमारी है, इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है विसरल लिशमेनिया, विसरल विसरल लिस्मेनियासिस, ये जो काला आजार बीमारी है इसको विसरल लिस्मेनियासिस भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये कैसा डिसीज है, तो ये सीरियस डिसीज है, बहुत ज्यादा सीरियस डिसीज है, और ये इन्फेक्शियस डिसीज है, इन्फेक्शियस डिसीज है, ठीक है ना, इन्फेक्शियस डिसीज है। चलो, अब ये जो, क्योंकि नाम से यहां पर देखो पता चल रहा है विसरल लिस्मेनियासिस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिशमेनिया डोनोवानी, ठीक है, लिशमेनिया डोनोवानी के द्वारा ये डिसीज कॉज कराया जाता है, ठीक है, लिशमेनिया डोनोवानी के द्वारा ये डिसीज कॉज कराया जाता है। अब यहां पर और भी ऑप्शंस है, तो ये देख लेते हैं। अच्छा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्यों नहीं आएगा इसका आंसर, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ये क्या कॉज कराता है, ये कॉज कराता है मलेरिया, ठीक है, मलेरिया जो बीमारी है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है, ठीक है। और ट्रिपेनोजोमा गैम्बियंस, ये किसके द्वारा होता है, या ट्रिपेनोजोमा गैम्बियस है, ये क्या कॉज कराता है, तो ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज कराता है। क्या कॉज कराता है, ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज कराता है। क्या कॉज कराता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज कराता है, ठीक है। थर्ड नंबर, ठीक है, सी, ये ट्रिपेनोजोमा गैम्बियंस, ठीक है। वहीं अगर हम वुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई की बात करते हैं, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई, तो ये कॉज कराता है, ये क्या कॉज कराता है, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई कॉज कराता है क्या, तो ये कॉज कराता है फाइलेरियसिस, फाइलेरियसिस या फाइलेरिया बीमारी, फाइलेरिया। इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो फाइलेरिया को हाथी पांव नाम से जाना जाता है ना, हाथी पांव नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, काला आजार जो बीमारी है वो किसके द्वारा होता है, तो लिशमेनिया डोनोवानी के द्वारा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑर्निथीन साइकिल, एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑर्निथीन साइकिल क्या हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑर्निथीन साइकिल, ऑर्निथीन चक्र का अंतिम उत्पाद क्या है, ऑर्निथीन चक्र का अंतिम उत्पाद क्या है, तो
इसका ऑप्शन क्या है, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया या CO2। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा यूरिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑर्निथीन साइकिल का एंड प्रोडक्ट क्या हो जाता है, यूरिया हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरजेंसी ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज, हमारी बॉडी का इमरजेंसी ग्लैंड कौन सा है, या शरीर की आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है ना। तो ये तो बहुत आसान आंसर है, मतलब क्वेश्चन बहुत आसान है। पहला ऑप्शन क्या है, थाइमस, टिटेनस, एड्रिनल या पिट्यूटरी, इनमें से कौन सा है इमरजेंसी ग्लैंड या आपातकालीन ग्रंथि। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड इसका आंसर हो जाएगा। एड्रिनल ग्लैंड जो है ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये अच्छा एड्रिनल ग्लैंड कहां पर होता है, किडनी के ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड ये कहां पर प्रेजेंट होता है, तो ये उपस्थित होता है किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर उपस्थित होता है ना। अच्छा इसमें कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो इसमें एड्रिनेलिन एंड नॉर एड्रिनेलिन हार्मोन, कौन से हार्मोन्स, हार्मोन्स कौन कौन से, एक होता है एड्रिनेलिन और एक होता है नॉर एड्रिनेलिन हार्मोन सिक्रीट करता है कौन, हमारा एड्रिनल ग्लैंड। तो ये जो दोनों हार्मोन हैं, यही दोनों हार्मोन किसमें हेल्प करते हैं, यही दोनों हार्मोन हेल्प करते हैं इमरजेंसी की तरह, इमरजेंसी ग्लैंड की तरह। कैसे, हमारी बॉडी में जब भी हमको डर लगता है ना, जैसे छत से हम गिरने वाले हैं या कहीं पर एक्सीडेंट होने वाला है या कुछ भी होने वाला है, डर लगता है, तो वहां पर अचानक से हमको डर से बचाने के लिए ये हार्मोन्स इमरजेंसी ग्लैंड सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो इस हार्मोन्स को और भी क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है क्या, इमरजेंसी ग्लैंड तो कहा जाता है, लेकिन ये कब हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में, फाइट रिस्पॉन्स के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है ना। कब हेल्प करते हैं, जब इमरजेंसी सिचुएशन आता है, तो इनको फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है FOF, फाइट और फ्लाइट या फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि लड़ने के लिए जो इमरजेंसी ग्लैंड प्रोड्यूस होता है वो हमारी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा ही प्रोड्यूस होता है ना। इमरजेंसी हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है वो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होता है। चलो ये तो रहा। अच्छा थाइमस की बात करें तो थाइमस जो है वो इन्वॉल्व होता है किस चीज में, तो ये इन्वॉल्व होता है इम्यून सिस्टम के में, इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। इम्यून सिस्टम से रिलेटेड अगर पूछा जाएगा तो थाइमस ग्लैंड जो है वो इम्यून सिस्टम से इन्वॉल्व होता है। और टेस्टिस जो है वो मेल हार्मोन सिक्रेट करता है, मेल हार्मोन सिक्रेट करता है टेस्टिस, ठीक है। और वही अगर पिट्यूटरी की बात करते हैं तो पिट्यूटरी बहुत सारा हार्मोन्स रिलीज करता है अलग अलग टाइप्स के, लेकिन ये इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प नहीं करता। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड, C नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न आता है वो क्या है, असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और याद रखना असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आजकल क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है, इसीलिए असर्शन रीजन का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने वाला है, ठीक है। तो हर एग्जाम में आजकल असर्शन रीजन का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और अधिकतर लोगों से ये क्वेश्चन गलत होते हैं, इसलिए इसका एक ट्रिक होता है जो आपको मैं आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो तो देखते हैं। पहला असर्शन क्या है, तो सेल्स आर मोस्टली स्मॉल, सेल्स आर मोस्टली स्मॉल बोला जा रहा है। इसका रीजन क्या दे रहा है, मिनिमाइज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम। क्या ये सही है, कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, ए गलत है, बी गलत है, क्या है देखते हैं। अच्छा हिंदी में पढ़ते हैं इसको। कोशिकाएं अक्सर छोटी होती हैं, ये बात तो सही लग रही है, बिल्कुल कोशिकाएं तो छोटी ही होती है ना। इसका कारण क्या है, सतही क्षेत्र एवं आयतन के अनुपात को न्यूनतम करने के लिए। तो क्या ये सही है, हमारी बॉडी में जो भी सेल्स हैं वो छोटे होते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या सतही क्षेत्र को या सरफेस एरिया को रिड्यूस करने के लिए होता है क्या ये, तो इसका आंसर है नहीं।
बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारा जो असर्शन है वो तो बिल्कुल सही लग रहा है, ए जो है वो सही लग रहा है, लेकिन बी जो है गलत है। इसीलिए क्योंकि सेल्स का जो साइज है वो छोटा इसलिए होता है ताकि वो सरफेस सरफेस एरिया को बढ़ा सके। सेल का साइज छोटा इसीलिए होता है ताकि सरफेस एरिया बढ़े और बॉडी में जो भी फंक्शन है वो अच्छे से हो सके, है ना। तो यहां पर बोला जा रहा है कि मिनिमाइज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम, मतलब सतही क्षेत्र एवं आयतन के अनुपात को कम करने के लिए, न्यूनतम करने के लिए बिल्कुल नहीं, यहां पर बढ़ाने के लिए होता है, ये बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए करेक्ट है और बी रॉन्ग है, तो ए ही इसका आंसर हो जाएगा, ए इज करेक्ट एंड बी इज रॉन्ग। ठीक है, ए सही है और बी गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90 नंबर का, वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग परमानेंट माउंट, है ना, निम्न में से किसका उपयोग स्थायी माउंट करने के लिए किया जाता है। तो इनमें से किसका उपयोग स्थायी माउंट करने के लिए किया जाता है। तो स्थायी माउंट का मतलब क्या होता है, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व किया जाता है तो उसको लंबे समय के लिए स्टोर करने के लिए माउंट किया जाता है, इसी को ही परमानेंट माउंट या स्थायी माउंट बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या क्या है, पहला आता है एल्कोहल, दूसरा है ग्लिसरीन, तीसरा है डीपीएक्स एंड चौथा है जाइलीन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डीपीएक्स, है ना। डीपीएक्स का यूज किया जाता है किसके लिए, परमानेंट माउंटिंग के लिए। ठीक है ना, परमानेंट माउंटिंग के लिए डीपीएस को यूज किया जाता है और ये क्या करता है, क्लियर ड्यूरेबल फिनिश प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, क्लियर ड्यूरेबल फिनिश प्रोवाइड करता है ताकि हमारा जो स्पेसिमेन है वो लॉन्ग टर्म स्टडी के लिए हम लोग लॉन्ग टर्म स्टोर कर पाए। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा यहां पर एल्कोहल है वो किस चीज के लिए यूज होता है, तो एल्कोहल यूज होता है डिहाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ स्पेसिमेन। ठीक है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, किसके लिए, स्पेसिमेन के लिए। ठीक है ना, स्पेसिमेन का जब प्रिपरेशन किया जाता है या स्टोर करने के लिए उसको तैयार किया जाता है तो उसको एल्कोहल से ट्रीट किया जाता है ताकि डिहाइड्रेशन अच्छे से हो पाए। ठीक है, अब वही यहां पर एक और ऑप्शन है ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन क्यों यूज किया जाता है, तो ग्लिसरीन जो है वो टेम्पररी माउंट के लिए यूज किया जाता है, टेम्पररी माउंट के लिए। ठीक है, टेम्पररी माउंट के लिए ग्लिसरीन यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो ग्लिसरीन है ये क्या करता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज कर देता है। क्या करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाता है ताकि हम अच्छे से प्रॉपर विजिबिलिटी के साथ, प्रॉपर इनहेंसमेंट के साथ, इनलार्जमेंट के साथ हमारे स्पेसिमेन को हम लोग क्या कर पाए, देख पाए। बट ये परमानेंट माउंटिंग में बिल्कुल यूज नहीं होता है। ठीक है ना, जाइलिन क्या है, ये एक क्लीनिंग एजेंट है। जाइलिन क्या है, जाइलिन एक क्लीनिंग एजेंट है जो कि टिश्यू सैंपल्स को वॉश करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डीपीएक्स। ठीक है, परमानेंट माउंट के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, डीपीएक्स यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, है ना, 91। इन मैन गॉल ब्लैडर इज सिचुएटेड इन, तो मैन में, है ना, लड़कों में गॉल ब्लैडर किधर सिचुएटेड रहता है, मनुष्य में गॉल ब्लैडर स्थित होता है ना। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है यकृत के बाएं लोब में, दूसरा है कॉर्डेट लोब में, है ना, तीसरा है यकृत के दाएं लोब में और चौथा है क्वाड्रेट लोब में। ठीक है, लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, क्वाड्रेट लोब, राइट लोब ऑफ लिवर एंड क्वाड्रेट लोब, किस लोब में गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है ह्यूमन में। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, चलो तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राइट लोब। राइट लोब, यकृत के
दाएं लोब में उपस्थित होता है क्या? गॉल ब्लैडर। अब इस गॉल ब्लैडर के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं अपन। ठीक है, तो ये जो गॉल ब्लैडर है ये क्या है? एक बहुत छोटा ऑर्गन है और ये क्या स्टोर करता है? बाइल प्रोड्यूस करता है ना, सॉरी, बाइल को स्टोर करता है, जो कि यकृत के द्वारा या लीवर के द्वारा स्टोर प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये करता है स्टोर बाइल प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, बाइल जूस को स्टोर करता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर यकृत के द्वारा स्रावित बाइल को स्टोर करके रखता है। ठीक है, चलो अब ह्यूमन में ये जो गॉल ब्लैडर है वो कहां पर रहता है? राइट लोब में रहता है, ये तो हमने देख लिया है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट लोब। ठीक है, गॉल ब्लैडर कहां रहता है? राइट लोब ऑफ यकृत या लिवर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 92 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको पढ़ो। इन्फेक्टिव एजेंट ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका फॉर ह्यूमन इज। मनुष्य के लिए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होता है क्वाड्राडी न्यूक्लियर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है? क्वाड्राडी न्यूक्लिएट सिस्ट। क्वाड्राडी न्यूक्लिएट सिस्ट इसका आंसर हो जाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बिल्कुल, इसका आंसर क्वाड्राडी न्यूक्लिएट ही है ना। अब एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, इसके लिए जो इन्फेक्शियस एजेंट है ये क्वाड्री न्यूक्लिएटेड है ना, क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट जो है वो इन्फेक्शियस एजेंट है या इन्फेक्शियस स्टेज है किसके लिए? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के लिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन 93 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज यूज्ड इन स्टेनिंग ऑफ थिक वॉल्ड प्लांट सेल फॉर ऑब्जर्वेशन। तो जो प्लांट सेल में, प्लांट पौधों की कोशिकाओं में मोटी भित्ति होती है, उनको ऑब्जर्व करने के लिए, अवलोकन करने के लिए हम इनमें से कौन से स्टेन का, कौन से कलर का या कौन से रंग का यूज करते हैं, है ना। मोटी भित्ति वाली पादप कोशिकाओं का अवलोकन करने के लिए निम्न में से किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबोव। सैफ्रेनिन का भी उपयोग किया जाता है, लाइट ग्रीन का भी उपयोग किया जाता है एंड एसिटोकार्मिन का भी उपयोग पादप की मोटी भित्तियों को ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप इज यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर मैग्नीफाइंग 10 to 15 टाइम्स। मतलब आप लेबोरेटरी में अगर किसी भी स्पेसिमेन को, किसी भी सेल्स को देखना है ना, तो उसके लिए आप 10 से 15 गुना मैग्नीफाई करके अगर आपको देखना है तो उसके लिए आप कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करेंगे? प्रयोगशाला में 10 से 15 गुना आवर्धन हेतु निम्न में से किस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है? इनमें से किस सूक्ष्मदर्शी का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होगा क्या? नहीं। विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी होगा क्या? फेज न्यूट्रॉन कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी होगा क्या? या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होगा क्या? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? चलो बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। ये जो डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप है ये क्या करता है? यही, या हिंदी में इसको बोलते हैं विच्छेदन माइक्रोस्कोप। ये क्या करता है? ये किसी भी स्पेसिमेन या किसी भी सेल को 10 से 15 गुना मैग्नीफाई करने में हेल्प करता है। अगर हम यहीं पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो ये हायर मैग्निफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। कितना मैग्निफिकेशन, मतलब कितने बार इसको हम लोग इसकी क्षमता को, आवर्धन क्षमता को बढ़ा सकते हैं? तो ये 40x to 1000x है ना।
40 से 1000 गुना हम लोग इसकी आवर्धन क्षमता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, मैग्नीफाई कर सकते हैं। क्या फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इसके बारे में क्या जानते हो? तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप भी हाई कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप होता है और इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और इसको किस लिए यूज किया जाता है? तो ये जीवित कोशिकाओं के लिए, जीवित कोशिका को देखने के लिए, जीवित कोशिका को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में क्या है कि ये भी बहुत ज्यादा हाई मैग्निफिकेशन पावर वाला माइक्रोस्कोप होता है ना। और ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है? तो ये डिटेल्ड सेलुलर स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? डिटेल्ड सेल्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब आपको किसी भी कोशिका की डिटेल स्टडी करनी है, मतलब उसके अंदर सेल्स के अंदर जो भी चीजें होती हैं, लाइक माइक्रोस्कोप सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, या गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, इन सभी की स्टडी के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग क्या? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी, डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है 10 से 15 गुना मैग्नीफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 95 नंबर का, वो है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन बिगिंस विथ प्लांट्स, निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला पौधों से प्रारंभ होती है? ठीक है, तो प्रीडेटर फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन, सैप्रोफिटिक फूड चेन, या ऑल ऑफ द अबोव? परभक्षी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला, मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला, या उपरोक्त में से सभी? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबोव, ठीक है, ऑल द अबोव, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। जितने भी यहां पर खाद्य श्रृंखला दिए गए हैं, परभक्षी खाद्य श्रृंखला हो, चाहे परजीवी खाद्य श्रृंखला हो, चाहे वो मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला हो, सभी खाद्य श्रृंखला कहां से शुरू होती है? तो सभी खाद्य श्रृंखला पादप से ही शुरू होती है। किससे? प्लांट से शुरू होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो 96 नंबर का क्वेश्चन क्या है? व्हेन हार्ट बीट डिक्रीजेस द कंडीशन इज कॉल्ड। तो जब हार्ट बीट जो है, नॉर्मल हार्ट बीट क्या होता है? 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। एक मिनट में हमारी जो धड़कन है वो 72 बार धड़कती है। लेकिन अगर यही कम हो जाती है ना, जो हार्ट बीट का रेट है वो कम हो जाता है, तो इसको किस टर्म से जाना जाता है? किस टर्म से जाना जाता है? तो जब हृदय की धड़कन कम हो जाती है तो उसे कहते हैं, क्या इसको ब्रेडिकार्डियम बोला जाता है ना, ब्रेडिकार्डिया बोला जाता है, क्या इसको टैकीकार्डिया बोला जाता है, क्या इसको ल्यूकोपेनिया बोला जाता है, और या इसको नन ऑफ द अबव, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्रेडिकार्डिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में हार्ट रेट जो है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ब्रेडिकार्डिया में हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, टैकीकार्डिया कंडीशन कौन सा कंडीशन है? टैकीकार्डिया कंडीशन में हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। याद रखना, बी पहले आ रहा है तो बी मतलब कम हो रहा है, टी पहले आ रहा है, टी मतलब बाद में आ रहा है, इसीलिए वो बढ़ रहा है, बाद में आ रहा है, बढ़ रहा है ना। तो टैकीकार्डिया में हार्ट बीट बढ़ जाता है, ब्रेडिकार्डिया में हार्ट बीट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। और जो ल्यूकोपेनिया है, ल्यूकोपेनिया, इसमें क्या हो जाता है? तो इसमें हो जाता है हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल हो जाता है उसका जो काउंट है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसका जो काउंट है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यहां पर लिख लेते हैं, व्हाइट ब्लड सेल काउंट डिक्रीज, ठीक है। जो डब्ल्यूबीसी जो होता है उसका नंबर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। किसमें? ल्यूकोपेनिया में। ल्यूकोपेनिया देखो, डब्ल्यूबीसी को और किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट से जाना जाता है। तो ल्यूकोपेनिया मतलब कि डब्ल्यूबीसी का नंबर कम हो जाना, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेंशिया एग्जिबिट एडेप्टेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हैबिटेट। इनमें से
कौन से हैबिटेट में ओपनशिया रहता है, ठीक है। तो नागफणी, ओपनशिया को क्या बोलते हैं, नागफणी निम्न में से किस प्रकार के आवास के प्रति अनुकूलन प्रदर्शित करता है, मतलब इनमें से किस आवास में हमारा जो ओपनशिया है या नागफणी है वो रहता है, ठीक है, उसका आवास कौन सा है। तो स्वच्छ जलीय आवास, लवणीय जल आवास, मरुभूमि आवास या नम भूमि आवास, कौन सा होगा इसका आंसर। फ्रेश वाटर हैबिटेट, सॉल्ट वाटर हैबिटेट, ड्राई लैंड हैबिटेट या वेटलैंड हैबिटेट, कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। तो सभी को पता है नागफणी या ओपनशिया कहां पर पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं राजस्थान में पाए जाते हैं, और राजस्थान में बारिश कम होती है तो वहां पर सूखा होता है जनरली, तो सूखे एरिया में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्राई लैंड हैबिटेट, मरुभूमि, है ना, ड्राई लैंड हैबिटेट, मरुभूमि आवास में पाया जाता है, कौन, ओपनशिया या नागफणी। अगला क्वेश्चन है, हिपेरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो हिपेरिन किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, हिपेरिन उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा, हिपेरिन, है ना, हिपेरिन किसके द्वारा। तो ऑप्शन है किडनी सेल, ब्लड सेल, बोन मैरो, लिवर सेल, इनमें से किसके द्वारा, किडनी सेल के द्वारा या रक्त कोशिकाओं के द्वारा, बोन मैरो द्वारा या यकृत कोशिकाओं के द्वारा, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो एक चीज पहले याद रखना, हिपेरिन जो है वो, हिपेरिन, हिपेरिन ये क्या है, हिपेरिन एक टाइप का प्रोटीन है जो ब्लड को क्या नहीं होने देता, ब्लड को जमने नहीं देता, है ना, एंटी कोएगुलेंट, एंटी कोएगुलेंट होता है ये, मतलब रक्त को जमने नहीं देता, जमने मतलब थक्का, थक्का नहीं बनने देता, ये रक्त को, ब्लड को थक्का नहीं बनने देता, ठीक है, कौन, हिपेरिन। तो हिपेरिन क्या है, एक एंटी कोएगुलेंट प्रोटीन है जो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये लिवर सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, किसके द्वारा, लिवर सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लिवर सेल, और ये बाद में मास्ट सेल के द्वारा भी प्रोड्यूस किया जाता है ना, लिवर सेल, यहां पर मास्ट सेल नहीं है तो लिवर सेल ही आंसर होगा, और ये प्राइमरली, ठीक है, प्राइमरली, प्राइमरली, प्राइमरली ये लिवर के द्वारा ही, लेकिन मास्ट सेल के द्वारा भी थोड़ा बहुत क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। अच्छा, लिवर में कौन से सेल्स के द्वारा, तो लिवर में हिपेटोसाइट्स के द्वारा, लिवर में कौन से सेल के द्वारा, तो लिवर में, अच्छा एक सेकंड, इसको यहीं पर लिखते हैं, लिवर में कौन से सेल के द्वारा, हिपेटोसाइट्स, है ना, हिपेटोसाइट सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है लिवर से, है ना। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 99, वन हीमोग्लोबिन कैरीज हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है ना, तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के पास में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। हमारी बॉडी, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है ना, जो हमारे आरबीसी में पाया जाता है, और आरबीसी में ये क्या करता है, तो ऑक्सीजन कैरी करके रखता है ना, हमारा जो ब्लड है वो एक जगह से दूसरे जगह ऑक्सीजन को ले जाता है, किसकी वजह से, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन में भी बहुत सारे सब यूनिट्स होते हैं, है ना, H1 H2 करके। तो ये जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। अब ऑक्सीजन कैरी करता है तो एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 मॉलिक्यूल, ठीक है, एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करके रखता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज थिन वॉल्ड, इनमें से कौन सा टिश्यू की जो वॉल है या भित्ति है वो पतली होती है, निम्न में से कौन सा पादप उतक पतली भित्ति वाला होता है, ठीक है, पतली भित्ति वाला उतक कौन से पादप का होता है ना, निम्न में से कौन सा पादप उतक पतली भित्ति वाला होता है। तो क्या कोलेनकाइमा है, क्या पैरेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है या स्क्लेरिट्स है, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ, स्थूल कोण उतक,
मृदु ऊतक, दृढ़ोत्तक या स्क्लेरिड्स? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? पैरेन्काइमा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मृदु ऊतक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। जो पैरेन्काइमा है इसका जो भित्ति होता है वो बहुत पतली होती है, ठीक है। पैरेन्काइमा की जो भित्ति है वो बहुत पतली होती है, थिन वॉल, ठीक है। इसकी जो भित्ति है वो बहुत पतली होती है, लेकिन यहीं पर अगर स्क्लेरेन्काइमा की बात करते हैं तो स्क्लेरेन्काइमा की जो भित्ति है वो मोटी होती है, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, और वैसे ही कोलेनकाइमा की भित्ति है वो भी मोटी होती है। पर एक बात हमेशा याद रखना कि कोलेनकाइमा की भित्ति मोटी होती है, पर स्क्लेरेन्काइमा की भित्ति या स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल वॉल है वो कोलेनकाइमा की सेल वॉल से ज्यादा मोटी होती है, ठीक है ना। तो कोलेनकाइमा की जो सेल वॉल है वो मोटी तो है, पर स्क्लेरेन्काइमा से कम, ठीक है। और अगर स्क्लेरिड्स की बात करेंगे तो स्क्लेरिड्स की जो भित्ति है वो भी मोटी होती है, और ये लिग्निफाइड सेल से बनी होती है। इनकी जो सेल्स होती है उनमें लिग्निन होता है, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से हमारा आज का लगभग हम लोग 15-16 क्वेश्चन किए, और ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या हो जाता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप एक बार देखो, 2 बार देखो, 5 बार देखो, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया गया है, इसमें हर एक ऑप्शन को क्या किया गया है? एक्सप्लेन किया गया है, जिससे कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी आपको आगे किसी भी एग्जाम में, या हमारा तो मेन फोकस इस क्वेश्चन सीरीज का क्या है? प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला तकनीशियन। तो उसमें इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन कोई पूछा जाएगा तो आपसे बिल्कुल बनेगा, इसीलिए इसको अच्छे से फॉलो करो। और कल भी मैं 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू सीरीज लेके आने वाला हूं, जो ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और उसके बाद परसों भी 50 क्वेश्चन का, 50 हो या हो सकता है 100 का भी हो सकता है, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो क्वेश्चन सीरीज है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही एग्जाम होगा तो आपको आंसर की भी इस चैनल में लाया जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इसीलिए चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब करके रखें, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना। चलो, तो इसी के साथ बहुत 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 धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाले वीडियोस में आपको बहुत अच्छी चीजें मिलने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक भी करें, और आपका कोई भी दोस्त, हालांकि कॉम्पिटिटर्स होते हैं दोस्त, पर फिर भी आपके कोई भी दोस्त को, अगर मान लो आप तैयारी नहीं कर रहे लेकिन आपका कोई भी दोस्त तैयारी कर रहा है, तो उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि उसको भी हेल्प हो जाए इस वीडियो से और उसका भी एग्जाम क्वालिफाई हो पाए। तो इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।